चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे पढ़कर निकलने वाले हमारे विद्यार्थी हों, इन सब का योगदान आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में होगा और कृषि का क्षेत्र आने वाले कल में देश के जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति मंत्रिमंडल ने पारित की है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में सुधार की दृष्टि से विश्वविद्यालय ने समितियों का गठन कर शीघ्र ही मूर्त रूप देने का जो काम प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर विसेन और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने, व्यवस्थित विकास करने व इसके प्रबंधन के लिए भारत सरकार पूरी तरह कृत संकल्पित है। कृषि के पूर्व छात्रों का सूचना तंत्र, एलुमनी नेट तथा ऑनलाइन एक्रीडेशन सिस्टम प्रारंभ होना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अनुसंधान के महत्वपूर्ण आंकड़ों को सुरक्षित करने के लिए कहीं भी और कहीं से भी पुस्तक पहुंच और तथा सभी के लिए उपलब्धता डिजिटल वर्ल्ड में संभव हो सकी है। अत्याधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग, इमेज एनालिसिस आदि का उपयोग भी अब कृषि में होगा और इसका लाभ भी निश्चित रूप से हम सब लोगों को मिलेगा। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत इस विश्वविद्यालय में भी स्पेशल डाटा एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पर एडवांस सेंटर शुरू हुआ है। मुझे आशा है कि इन उच्च तकनीकों को सरल करते हुए इन्हें किसानों की उपज के बाजारीकरण और आय बढ़ाने में उपयोगी बनाकर प्रचारित करेंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ होएगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की देन है कि मध्य प्रदेश देश भर में सोयाबीन राज्य के रूप में जाना जाता है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि कभी कभी सोयाबीन की खेती में तकलीफ आती है, लेकिन हमारे सभी साइंटिस्ट लगातार इस दिशा में प्रयत्न करते रहते हैं और नई नई किस्मों का इजाद करते रहते हैं। उसके कारण इस फसल को आगे बढ़ाने हमारे हेलो सर, मोबाइल म्यूट करो। इसके माध्यम से सारी विधा और सारी रिसर्च, नए नए अनुसंधान आम किसान तक पहुंचाने में केवी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन इस बार केवीके ने आदान विक्रेताओं का लगभग 2500 लोगों का जो प्रशिक्षण किया, उसके लिए मैं कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका की भी बहुत सराहना करना चाहता हूं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कृषि विज्ञान केंद्र अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं, इसलिए समय समय पर उनको पुरस्कृत करने का भी काम होता रहता है। और जब
मध्य प्रदेश का कोई केबी के पुरस्कृत होता है या कोई यूनिवर्सिटी का विद्वान पुरस्कृत होता है तो मुझे अधिक खुशी होना स्वाभाविक ही है और इसलिए इस खुशी का इजहार मैं इस अवसर पर आप सबके मध्य करना चाहता हूं। आप सबके ध्यान में है कि प्रधानमंत्री जी लगातार देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और देश में समग्र विकास और संतुलित विकास हो इस दृष्टि से निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। कृषि का क्षेत्र हमारे देश का मेरुदंड है। कभी कभी कृषि के क्षेत्र पर जितना फोकस होना चाहिए, अगर वो फोकस उठता है तो निश्चित रूप से देश का ही नुकसान होता है। अभी कोविड संकट के दौरान भी कृषि के क्षेत्र ने, हिंदुस्तान के किसान के परिश्रम ने और हमारे वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। कृषि का क्षेत्र ही एक ऐसा है जिसका जीडीपी में योगदान बढ़ा है। बाकी तमाम सारे विकसित क्षेत्र, तमाम सारी टेक्नोलॉजी से लैस क्षेत्र, बड़े निवेश से भरपूर क्षेत्र, वह भी कोविड संकट के दौरान खड़े नहीं रह सके। लेकिन हमारी कृषि, हमारा किसान सिर्फ खड़ा ही नहीं रह सका, उसने बम्पर पैदावार भी की, फसलों का उपार्जन भी गत वर्ष की तुलना में अधिक हुआ। फिर चाहे वो ग्रीष्म ऋतु की फसलों का सवाल हो, चाहे खरीफ की फसलों का सवाल हो, गत वर्ष से अधिक बुआई करके किसान ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की कृषि कैसी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उन परिस्थितियों में न सिर्फ खड़ी रह सकती है, कृषि में इतनी ताकत है और गांव की परंपरा और अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि यह पूरे देश को खड़ा रखने का सामर्थ्य अपने भीतर रखती है। इस प्रासंगिकता से सारी दुनिया में भारत के किसान का, साइंटिस्ट का, खेती का सम्मान बढ़ा है और हमारी इस ताकत की स्वीकारोक्ति मान्य हुई है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमको आने वाले कल में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बहुत सारे काम करने होंगे। लेकिन इस लक्ष्य को बिना कृषि को आगे बढ़ाए, बिना किसान की आमदनी बढ़ाए, बिना किसान का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाए और किसान की जो लागत है उसको कम किए बिना इन लक्ष्यों की पूर्ति किया जाना संभव नहीं है। और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम संभालने के बाद, चाहे वो एमएसपी की बढ़ोतरी का सवाल हो, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं में फंड की उपलब्धता का सवाल हो। अब मुझे ध्यान है वर्ष 2009-10 में कृषि क्षेत्र का जो बजट है वो मात्र 12,000 करोड़ रुपया हुआ करता था प्रति वर्ष के लिए, और उस समय फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री भी इसी मंत्रालय में जुड़ा हुआ था। अब तो वो दोनों अलग मंत्रालय बन गए, लेकिन कहा 9 और 10 में 12,000 करोड़, और आज अगर हम देखें तो 1,34,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का बजट है। राज्यों के बजट भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ बजट से प्रवर्तित योजनाएं, उन्हीं से काम नहीं चलने वाला, इसलिए अलग अलग विधाओं को भी अपनाना आवश्यक होगा, क्योंकि हमारे देश में 86% छोटे किसान हैं और छोटे किसान का रकबा छोटा है।
छोटा किसान स्वयं भी अपनी खेती में निवेश नहीं कर पाता और उसके पास निवेशक नहीं पहुंच पाता। जब तक निजी निवेश गांव तक और खेत तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जिस क्रांति की हम अपेक्षा खेती में करते हैं, वह क्रांति का सूत्रपात भी नहीं होगा और उसका परिणाम भी नहीं आ पाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 10,000 नए एफपीओ बनाने की घोषणा की। इसमें 6,850 करोड़ रुपए का खर्च 5 वर्ष में आएगा। एफपीओ की गाइडलाइन जारी हो गई है। सीपीओ का चयन जल्दी होने वाला है और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि इस दृष्टि से गांव-गांव में हमको किसानों को जागरूक करना चाहिए कि वो ऐप के माध्यम से संगठित हों। सिर्फ फसल पैदा करने में किसान पसीना बहाए, यही पर्याप्त नहीं है। हमारी कोशिश होना चाहिए किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़े और वो प्रोसेसिंग से जुड़ सके, अपने उत्पादन का उचित मूल्य पा सके और एक वैल्यू चेन गांव-गांव तक खड़ी हो सके। इसमें एफपीओ का एक महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। हम जानते हैं कि हमारे देश में वेयर हाउसिंग की कमी नहीं है। वेयर हाउस बड़ी मात्रा में बने हुए हैं, लेकिन असंतुलन इतना है कि वेयर हाउस संख्या में बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी फसल और खाद्यान्न मंडियों में सड़ता रहता है, बरसात में भीग जाता है, एफसीआई के गोदाम में बर्बादी हो जाती है। यह पर्यावरण को भी बर्बाद करता है, सरकार का भी नुकसान करता है और चूंकि गांव-गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यदि कोई किसान यह क्षमता भी रखता है कि वह अपनी उपज को महीने 2 महीने रोक सके, तो चूंकि उसके पास रखने का स्थान नहीं है, इसलिए वो रोक सकने में समर्थ नहीं है और उसको मंडी में जाकर बेचना ही पड़ता है, औने पौने दाम पर भी बेचना पड़ता है। इसलिए ये जो गैप्स बचे हुए हैं, सारे गैप्स को भरा जा सके, आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान किया गया। 20,000 करोड़ रुपया फिशरीज के लिए, 15,000 करोड़ रुपया एनिमल हस्बेंड्री के लिए, 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए, 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए और 10,000 करोड़ रुपया छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। आमतौर पर कोई भी किसान, कोई भी एफपीओ, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहती है तो उसको लोन नहीं मिलता, ऐसी धारणा बनी हुई है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से किसानों को भी ये बताना चाहता हूँ, कोऑपरेटिव सेक्टर के लोगों को, एफपीओ से जुड़े लोगों को, आने वाले कल में जो जुड़ रहे हैं उनको भी, कि ये जो 1 लाख प्लस करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त के दिन कर दिया था और अभी तक 1,500 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जा चुका है। यह पैसा गांव-गांव में पहुंचेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगा और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा तो कृषि विभिन्न आयामों से जुड़ेगी, निजी निवेश गांव तक पहुंचेगा। नए जो कानून बनाए गए और बदलाव किया गया है, चाहे वो कृषि उपज के व्यापार से संबंधित हो, चाहे क्रॉप के कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हो और चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट हो, ये सारे के सारे रिफॉर्म इसीलिए किए गए हैं कि आने वाले कल में किसान बेचारा ना हो, किसान इस देश का मार्गदर्शन करने वाला हो और किसानी का जो काम है वो देश की ग्रोथ में अधिकतम योगदान करने वाला हो। इस दिशा में हम सब लोगों को आगे
बढ़ने की आवश्यकता है और इस दिशा को अग्रणी स्वरूप प्रदान करने में विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक, केबीके, किसानों का परिश्रम और हमारे कृषि के छात्र, इन सब लोगों का योगदान बहुत ही महत्व रखता है। आपके योगदान से ही कृषि के क्षेत्र में आज खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हुए और बाकी उत्पादन को भी अगर हम देखें, चाहे वो दूध उत्पादन हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे बागवानी हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, किसी मामले में हम 1 नंबर पर हैं, किसी में हम 2 नंबर पर हैं। यह सब किसान के परिश्रम और आप सबके अनुसंधान का परिणाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि जबलपुर यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से इस पूरे परिक्षेत्र में खेती को अग्रणी भूमिका देने में सफलता प्रदान की है, आने वाले कल में जो कृषि क्षेत्र के सामने क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, इन सब चुनौतियों का मुकाबला करते हुए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बने, इस महान और व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको पुनः इस स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्य